हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी होनहार, कर्मठ, समझदार, बुद्धिमान, अरे अब कहेंगे बस कीजिए मैडम, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत करती हूं और साथ ही साथ बहुत उत्सुक हूं। बताएं क्यों? क्योंकि अब हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11वीं बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 अंतिम पाठ, अंतिम वीडियो, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपके काव्य खंड से पाठ 12 कविता मातृभूमि जो लिखी गई है अरुण कमल जी द्वारा, उसका करने जा रहे हैं हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके दौरान हम कवि परिचय, कविता का वाचन करेंगे, व्याख्या करेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको इतना सा भी स्किप नहीं करना है मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना है। तो अब हम चलते हैं अरुण कमल जी के जीवन परिचय की ओर। जीवन परिचय जिसमें आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे कि अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी सन 1954 को बिहार में हुआ। अरे वाह, क्या बात है। अरुण कमल जी 15 फरवरी 1954 बिहार। सुरेश्वरी देवी माताजी का नाम, कपिल देव मुनि पिताजी का नाम। सुरेश्वरी देवी और कपिल देव। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अनेक गांव कस्बों बारुन, शेरघाटी, गया, कुदरा में माध्यमिक शिक्षा, हसन बाजार से उच्च शिक्षा पटना, ये आपकी शिक्षा हुई पटना से। पुरस्कारों पर ध्यान दीजिए आप तो। भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार 1980, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार 1989, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार 1990, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1996, शमशेर सम्मान 1997, नए इलाके में कविता संकलन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1998। आपने पढ़ी थी ना, 10वीं में पढ़ी है कविता नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ, इसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नए, पूरा नाम लिख देती हूं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इलाके में ऐसा था, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है, ये है अरुण कमल जी की, जिससे उन्हें 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसको कभी भूलना मत, ठीक है। और चलते हैं सम्मान और देखिए, अफ्रो एशियाई युवा लेखक सम्मेलन, श्राजाविले कांगो में भारत के प्रतिभागी, साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद एवं सलाहकार समिति के सदस्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला की सोसाइटी के सदस्य, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की कार्य समिति के सदस्य भी रहे। यात्राएं कांगो, रूस, चीन, इंग्लैंड, पाकिस्तान एवं म्यांमार की साहित्यिक यात्राएं भी की है। पत्रकारिता बहुमुखी प्रतिभा के, मतलब हम कहें कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि अरुण कमल जी। अब देखिए, पत्रकारिता, प्रभात खबर, रांची के लिए अनुस्वार नामक अनुवाद स्तंभ, नव भारत टाइम्स, ये प्रभात खबर है जो कि रांची में है। फिर नव भारत टाइम्स पटना के लिए जन गण मन स्तंभ में टिप्पणियां, फिर लिटरेट वर्ल्ड इंटरनेट पत्रिका के लिए स्तंभ लेखन, कृतियां अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार जो इनका कविता संग्रह है, इसी से ये कविता मातृभूमि ली गई है, इसको याद रखना। कविता और समय आलोचना, वियतनामी कवि तो हूं की कविताओं टिप्पणियों की पुस्तिका, रूसी कवि मायकोवस्की की आत्मकथा, अंग्रेजी में
वॉइसेस नामक से भारतीय युवा कविता, किपलिंग का जंगल बुक, सभी अनुवाद, साथ ही देश विदेश के अनेक साहित्यकारों की कविताओं और लेखों के अनुवाद पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित, अनेक देशी विदेशी भाषाओं में कविताएं अनुदित, देशी और विदेशी, अनेक देशी विदेशी भाषाओं में कविता अनुदित की हैं अरुण कमल जी ने। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ हिंदी के रचनाकार हैं, यहां सिर्फ हम ही लोग जानते हैं। बेटा विश्व प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। उर्दू तथा पंजाबी में कविता पुस्तकें भाषांतरित रूप में प्रकाशित भी हैं, उर्दू में भी और पंजाबी में। और सच में गजब है, गजब, इतने प्रसिद्ध कवि हैं। संप्रति पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर एवं आलोचना पत्रिका के संपादक। चलो अब हम चलते हैं अरुण कमल जी द्वारा रचित पुतली में संसार काव्य संग्रह से ली गई कविता मातृभूमि का वाचन करेंगे। वाचन पठन करेंगे, पठन के बाद हम इसको समझेंगे, समझने के बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या करने के बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तरों पर भी चर्चा की जाएगी। यदि आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं बच्चों, अच्छे से सुनना ही है आपको, तो आप किसी भी तरह के प्रश्न का जवाब दे सकने में समर्थ होंगे ही। ये मैं लिख कर दे दूंगी अभी, लेकिन बशर्ते कि आप ध्यानपूर्वक सुनो, देखो, समझो। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। समझ में आया? पढ़ते हैं हम, क्या करते हैं हम? पठन करते हैं, पठन। आज शाम, आज इस शाम जब मैं भींजता खड़ा हूं आसमान और धरती के बीच, तब अचानक मुझे लगता है यही तो तुम हो मेरी मां मातृभूमि। कवि ने यहां स्वयं को मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया है। धरती और आकाश, आकाश मतलब पूंजीपति वर्ग, धरती मतलब निम्न सर्वहारा वर्ग, और स्वयं बीच में है अर्थात मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है। फिर से पढ़ती हूं और अच्छे समझ में आएगी। आज इस शाम जब मैं भींजता खड़ा हूं आसमान और धरती के बीच, तब अचानक मुझे लगता है यही तो तुम हो मेरी मां, मेरी मातृभूमि। धान के पौधों ने तुम्हें इतना ढक दिया कि मुझे रास्ता तक नहीं सूझता, और मैं मेले में खोए हुए बच्चे सा दौड़ता हूं तुम्हारी ओर। अब लहलहाती धान की खेती का वर्णन किया है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, या फिर मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। चारों तरफ धान की फसलें लहलहाती हुई खड़ी हैं, लहला रही हैं, किसानों के चेहरों पर प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है। धान के पौधों ने तुम्हें इतना ढक दिया है कि मुझे रास्ता तक नहीं सूझता, और मैं मेले में खोए हुए बच्चे की तरह दौड़ता हूं तुम्हारी ओर। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, रास्ते कहीं नहीं दिख रहे हैं, फिर भी जैसे मेले में यदि बच्चे का हाथ अपनी मां से छूट जाए और वो दौड़ेगा और किसी भी तरह की छवि देखकर कि हो सकता है ये मां नहीं है, फिर भागेगा ना। उसे ये समझ में आएगा कि रास्ता सही है या नहीं, पांव में चप्पल है या नहीं, ऊबड़ खाबड़ है या कांटे हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। सिर्फ एक लक्ष्य से वो दौड़ता चला जाएगा, जैसे वह समुद्र जो दौड़ता आ रहा है, छाती के सारे बटन खोले हाहाता, और उठती है शंख ध्वनि कंदराओं के अंधकार को हिलोड़ती। ये बकरियां जो पहली बूंद गिरते ही भागी और छिप गई पेड़ की ओट में। सिंधु घाटी का वह सांड चौड़े पट्टे वाला जो भीगे जा रहा है पूरी सड़क को छेके। अब ध्यान देने की बात यह है कि कवि ने अपने आप को मध्यम वर्ग के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया है। तो कितने वर्ग हैं? निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। आसमान पूंजीपति, धरती निम्न वर्ग, कवि स्वयं मध्यम वर्ग। अब निम्न वर्ग को क्या बताया है? ये बकरियां, बेचारे उनके हाथ में कुछ नहीं है, आर्थिक विपन्नता से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों को बताया है बकरियों के समान, जो
दुबक से जाते हैं, जरा सा डर या कुछ भी हो जाता है, सब सब उन्हें दबाते हैं। दूसरा, ठीक है, सिंधु घाटी का वह सांड चौड़े पट्टे वाला जो भीगा जा रहा है, एक तरफ सांड है जो खुली सड़क पर, चौड़ी सड़क पर भीगता जा रहा है लेकिन भाग नहीं रहा है। यह उस पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि जो सिर्फ निम्न वर्ग पर शोषण करता है, उनका खून चूसता है और खुद कहते ना खुले सांड की तरह घूम रहा है। ये वही पूंजीपति वर्ग है जो दूसरों पर सत्ता थोपता है, सत्ता जमाता है। अब बात आई समझ में? ठीक है। और वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह, घर के आंगन में वो नवोड़ा भींगती नाचती और काले पंखों के नीचे कौओं के सफेद रोए तक भींगते, और साथ ही साथ इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्थम गुत्था, ये सब तुम ही तो हो मातृभूमि, ये सब तुम ही तो हो। बरसात आने पर, मुसीबत आने पर बेचारा जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ही पहले, जैसे आपने ये भी देखा होगा ना, माइग्रेशन होता है, स्थानांतरण, या फिर एक स्थान से उनको दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। प्राकृतिक प्रकोप हो या राजनीतिक कारण हो या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ कारण है, तो जो झुग्गी झोपड़ी में बसे रहते हैं लोग, उनको सबसे पहले विस्थापन किया जाता है कि आपको यहां से यह स्थान खाली करना होगा, क्योंकि डैम का निर्माण हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्रीज का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई फिल्म बनेगी, या फिर राजनीतिक कारण है। प्राकृतिक प्रकोप जब आते हैं तो बात अलग है, उसके बाद एज इट इज यथावत स्थिति होने पर उनको पुनः वहीं भेज दिया जाता है। लेकिन प्रकृति के अलावा राजनीतिक हो या फिल्म दुनिया से जुड़े हो, या आप देख सकते हैं जैसे कि राजनेताओं द्वारा भौतिक कारण हो, तो कुछ ऐसे कारणों के कारण उनको विस्थापन होना पड़ता है। और ये हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति खुशी खुशी अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाता, चाहे उसका घर झोपड़ी हो चाहे महल। हर एक व्यक्ति के लिए अपना घर एक महल के समान ही होता है, क्योंकि वो वहां पर आकर दिन भर की थकान मिटा लेता है, घर में आते ही वो चैन की नींद लेता है। कहने का तात्पर्य कि कोई अपने घर से खुशी खुशी तो नहीं विदा होगा, उसको मजबूर किया जाता है। तो ऐसे वर्गों की ओर भी कवि ने संकेत किया है। वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह, घर के आंगन में वो नवोड़ा भींगती नाचती और काले पंखों के नीचे कौओं के सफेद रोए तक भींगते, और इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्थम गुत्था, ये सब तुम ही तो हो। अब बताया है उन मजदूर किसानों को जो बेचारे सब कुछ सह रहे हैं, आंधी तूफान मुश्किल, हर एक, जिस ऋतु परिवर्तन होता है, बहुत गर्मी आ गई तो जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हें गर्मी का ही एहसास नहीं होता, सर्दी आ गई सर्दी का एहसास नहीं होता, बारिश आ गई बारिश में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास सारी संपन्नता है, उनके पास सारे साधन हैं जिससे वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन बेचारा मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग ही पिसता है, उसे हर एक मौसम को झेलना ही पड़ता है, मार खानी पड़ती है अत्यधिक गर्मी से। आप देख सकते हैं, समाचारों में भी सुनते होंगे कि गर्मी से, भीषण गर्मी से वहां इतने लोगों की मौत हो गई, या फिर बाढ़ में इतने लोग बह गए, या फिर अत्यधिक सर्दी से लोग खुले आसमान में सो रहे थे सड़क के किनारे फुटपाथ पर तो अकड़ कर मर गए। कहने का तात्पर्य कि बेचारा वही वर्ग जो या कहें कि हम जो निम्न तबके का है, बस वही झेलता है सब। तो उस मिट्टी के ढेले की तरह जो पानी सोखता जाता है, ऐसे मजदूर हैं, किसान हैं जो काम किए जा रहे हैं। घर के आंगन में वो नवोड़ा भींगती नाचती। अब कुछ लोगों के सीमाएं हैं कि तुम सिर्फ यही कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते कुछ। कहने का तात्पर्य कि आज भी कई इलाके, कई गांव ऐसे हैं जहां पर स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है, लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। समझ में आया? ये बताया जाता है, ये मतलब ऐसा ही वहां का नियम है कि लड़की घर से बाहर नहीं जा सकती, यदि बारिश भी है और किसी की इच्छा है तो आंगन में भीग लो, ये वही बताया है।
इस इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्थम गुत्था, ये सब तुम ही तो हो। क्यों ना हम उस इलायची के दानों की तरह आपस में रहे मिलजुल कर। जैसे ये समाज में कितने वर्गों में विभाजित कर दिया भाई। निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है। उच्च वर्ग के हाथ में सारी सत्ता है, सारी सत्ता। निम्न वर्ग बेचारा पिसता रहता है, मध्यम वर्ग कभी यहां जाता है कभी वहां, सुख चैन से तो वो भी नहीं रहता है। ठीक है, क्यों ना हम जैसे शरीर के अंग, यदि हम इंद्रियों की बात करें तो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, छोटी से छोटी चोट लगने पर भी हमारे सारे शरीर को पीड़ा होती है ना। तो हम ऐसे ही क्यों नहीं रह सकते सब आपस में मिलकर। यदि किसी निम्न तबके पर परेशानी आए तो हम सब उसका समाधान क्यों नहीं कर सकते, उसके साथ प्रेम भरा बर्ताव क्यों नहीं कर सकते। कई दिनों से भूखा प्यासा तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था चारों तरफ। आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ क्यों इतनी भाप फैल रही है गर्म रोटी की। लगता है मेरी माँ आ रही है नक्काशीदार रुमाल से ढकी तश्तरी में, अखरोट, मखाने, काजू भरे। लगता है मेरी माँ आ रही है हाथ में गर्म दूध का ग्लास लेकर। तो जो माँ है वो अपने बच्चों के लिए खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती है। माँ का रूप और मातृभूमि का रूप यहाँ एक समान बताया है। जिस तरह से धरती सब कुछ सहकर, ताप, ठंडी, गर्मी, सब कुछ सहकर अपने आप को रखती है ना स्थित, ठीक उसी तरह से माँ भी है। ये सारे बच्चे तुम्हारी रसोई की चौखट पर कब से खड़े हैं माँ, उनको भी तो अपना प्यार दो। यहाँ गरीब, किसान और मजदूरों की ओर इशारा किया है कवि ने। धरती का रंग हरा होता है, फिर सुनहला, फिर धूसर। छप्परों से इतना धुआं उठता है और गिर जाता है, पर वहीं के वहीं है घर से निकाले ये बच्चे तुम्हारी धैर्य पर सिर टेक सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें आशा है कि माँ कुछ तो देगी जो पेट की आग को शांत करेंगे। ये बच्चे कालाहांडी के या आंध्र के किसानों के बच्चे, ये पलामू के पट्टन नरोदा पटिया, ये यतीम, ये अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो माँ, इनके भीगे केश संवार दो माँ अपने श्यामल हाथों से। तुम किसकी माँ हो? मेरी मातृभूमि, अर्थात तुम सबकी माँ हो। सबके लिए करुणा बरसा दो माँ। ठीक है, मेरे थके माथे पर हाथ फेरती तुम ही तो हो, मुझे प्यार से तकती और मैं भींच रहा हूं। नाच रही धरती, नाचता आसमान, मेरी कील पर नाचता नाचता मैं खड़ा रहा भींजता बीचों बीच। कवि ने स्वयं के लिए भींजता शब्द प्रयोग किया है और सभी के लिए भीगता। भींजता शब्द प्रयोग करके कवि ने अपनी मातृभाषा भोजपुरी भाषा को के प्रति श्रद्धा अर्पित की है, श्रद्धा दर्शाई है उन्होंने अपनी भोजपुरी भाषा के प्रति। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने लिए भींजता शब्द का प्रयोग किया है। हो सकता है कभी आपसे कोई पूछ ले कि संपूर्ण कविता में भींजता शब्द कवि ने अपने लिए कहा है, लेकिन बाकी अन्य के लिए तो भीगता कहा है। वो इसलिए। अब हम चलेंगे, काव्य की व्याख्या करेंगे बेटा। आज इस शाम जब मैं भींजता खड़ा हूं आसमान और धरती के बीच। आसमान पूंजीपति, ठीक है, धरती निम्न वर्ग, कवि स्वयं कौन? मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, आज इस शाम जब मैं भींजता खड़ा हूं आसमान और धरती के बीच, तब अचानक मुझे लगता है यही तो तुम हो मेरी मां, मेरी मातृभूमि। अरुण कमल रचित मातृभूमि कविता की प्रस्तुत पंक्तियों का चित्र यह है कि संध्या काल में हो रही वर्षा में कवि भीग रहा है।
स्वभावतः ऊपर आसमान है और पैरों तले धरती, वह बीचों बीच है। इस भीगते क्षण में अचानक उसके भीतर एक अनुभूति कौंधती है। इस अनुभूति में वह मातृभूमि अर्थात अपनी जन्मभूमि का जननी के रूप में अनुभव करता है। कवि का अभिप्राय यह है कि धरती और मां दोनों दो भौतिक अस्तित्व के हैं। इन दोनों को एक अनुभव करना किसी विशिष्ट क्षण में संभव होता है। कवि के जीवन में इस एकात्मकता की अनुभूति वर्षा में गाते हुए एक क्षण में संभव हुई है। इसलिए वे कहना चाहते हैं कि मानो धान के पौधों ने तुम्हें इतना ढक दिया है कि मुझे रास्ता तक नहीं सूझता और मैं मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता हूं तुम्हारी ओर। जैसे वह समुद्र जो दौड़ता आ रहा है, छाती के सारे बटन खोले हहाता और उठती है शंख ध्वनि कंदराओं के अंधकार को हिलोड़ती। ऐसा लगता है जब तूफान आता है समुद्र में, लहरें सीधे किनारों को छूती हैं। तूफान आता है, लहरें बड़े वेग के साथ, स्पीड के साथ किनारों को टच करती हैं ना, अपनी वेग से, अपने स्पीड से बहुत जो कहते हैं ना प्रति मिनट बहुत अत्यधिक स्पीड रहती है। ठीक उसी तरह से बच्चा भी यदि मेले में अपनी मां से बिछड़ जाए तो वो ये नहीं देखेगा रास्ता है या नहीं, कहाँ कांटे हैं, कहाँ क्या है, वो बस अपनी मां को ढूंढता रहेगा जब तक कि उसकी मां उसे मिल नहीं जाती। मातृभूमि शीर्षक कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अरुण कमल जी ने एक चित्र खींचा है जिसको हम कह सकते हैं एक सजीव चित्र के अनुसार धरती धान की फसल से इतनी भरी हुई है कि धरती पूरी तरह ढक गई, रास्ता तक ढक गया है, दिखाई नहीं पड़ता। कवि अपने को मेले में खो गए बच्चे की तरह अनुभव करता है। ऐसे बच्चे में अपनी मां को खोजने की तीव्र उत्कंठा रहती है और पा जाने पर वे तहाशा मां की तरफ दौड़ पड़ता है। जहां कहीं उसको लगेगा ना मां है, फिर तो वो बस समुद्र की सी स्पीड, समुद्र जैसी गति की तरह जाएगा और अपनी मां से लिपट जाएगा। कवि इसी प्रकार की आतुरता मतलब जानते हो एक्साइटमेंट या उत्सुकता से धरती की ओर दौड़ पड़ता है। इस दौड़ने की ललक और तीव्रता को व्यक्त करने के लिए यह दूसरा चित्र देता है। वह चित्र है समुद्र का। समुद्र में जब ज्वार उठता है तो पानी का आवेग बड़ी तीव्रता से तट की ओर दौड़ता है। जब समुद्र में तूफान उठता है तो तट मतलब किनारा, तो उसका जो पानी है वो किनारे की तरफ जाता है और तट की धरती को अपने भीतर समेट लेता है। ऐसा लगता है मानो समुद्र ने कोई कोट पहन के रखा हो और उसके सारे बटन खोलकर हटाता हुआ तट की ओर उसे अपनी छाती में चिपका लेने के लिए दौड़ रहा है। ठीक इसी तरह से बच्चा जब मेले में खो जाता है तो अपनी मां से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। समुद्र से बच्चे की तुलना की है कवि ने। समझ में आया? चलो चलते हैं आगे। यहां यह टिप्पणी करना आवश्यक समझते हैं कि छाती के सारे बटन खोले हाहाते समुद्र के दौड़ते आने का बिंब कहीं से भी कविता की सुंदरता में योगदान नहीं देता। यदि बटन खोलने से कवि का कोई विशेष अभिप्राय है तो स्पष्ट नहीं। इस तरह से कंदराओं से अंधकार को हिलोड़ती आने वाली शंख ध्वनि, इसका अर्थ प्रकाश का शंखनाद है और अंधेरेपन को तोड़ने का उपक्रम प्रयोजन भी है। ठीक है, ये बकरियां जो पहली बूंद गिरते ही भागी और छिप गईं पेड़ की ओट में। सिंधु घाटी का वह सांड चौड़े पट्टे वाला जो भीगे जा रहा है, पूरी सड़क को भीगे। ऐसा वर्ग, पूंजीपति वर्ग जिसे किसी का भय नहीं है, जा रहे हैं पूरी सड़क पर जा रहे हैं। जैसे कि डायलॉग होता है, ये सड़क क्या डैश डैश की है। ठीक है, लेकिन नहीं, उन्हें किसी का कोई डर नहीं है, किसी के लिए कोई हिचक नहीं है। उन्हें जो करना है तो करना है। यह सांड कवि ने पूंजीपति वर्ग को कहा है। ठीक है, मातृभूमि कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में बारिश होने से घटित दो चित्र दिए गए हैं। कैसा? पहला है, बूंद गिरते ही बकरियां भागकर किसी घर या वृक्ष के नीचे छिप जाती हैं। जो सामान्य वर्ग है वो गया, यह उनकी स्वाभाविक वृत्ति है। इसके विपरीत सांड बड़े मजे से सड़क पर भीगता खड़ा रहता है। कौन बिगाड़ सकता है हमारा कुछ भी? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सांड के प्रसंग में कवि ने 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रथम, उसके अगले पैरों से लेकर मुंह के बीच गले के नीचे पट्टा ऐसा,
भाग लटका है जो काफी चौड़ा है। सिंधु घाटी का वह सांड चौड़े पट्टे वाला जो भीगे रहा है पूरी सड़क को छेके कवर करते हुए। अर्थात सांड लंबे चौड़े डील डॉल वाला है। क्यों? यह सांड किसकी तरफ है बेटा? सत्ताधारी पूंजीपति धनी वर्ग की ओर। ठीक है। द्वितीय यह कि कवि को सड़क पर भीगता हुआ भारी भरकम सांड सिंधु घाटी की खुदाई में मिले उपादान पर बने सांड के चित्र की याद दिलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम सिक्के विक्के देखते हैं तो वहां सांड बना रहता है। तृतीय, सांड पूरी सड़क छेक कर खड़ा है। इन चित्रों के माध्यम से संभवतः कवि यह बताना चाहता है कि वर्षा क्रांति का विस्फोट है। जब क्रांति होती है तो बकरी जैसे लोग भाग खड़े होते हैं, जबकि सांड जैसे बलवान लोग पर्वत की तरह अड़े खड़े रहते हैं। सांड और बकरी के इस बिंब को योग जन जीता है कि उक्ति की व्याख्या के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। मतलब कविताओं में जो भी पंक्तियां हैं उनको दोनों रूप से देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। चलो आगे चलो। वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह, घर के आंगन में वो नवोड़ा भींगती नाचती और काले पंखों के नीचे कौओं के सफेद रुएं तक भींगते और इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्थम गुत्था, ये सब तुम ही तो हो। कहने का तात्पर्य कि कवि मातृभूमि को सर्वस्व समर्पित करते हुए कहना चाहते हैं कि जहां कहीं भी हम देखें, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर एक जीव जंतु का आधार तुम ही तो हो। हर एक प्राणी के जीवन का आधार तुम ही तो हो, चाहे वो प्रकृति, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, छोटे छोटे जीव जंतु या मनुष्य। सब किस पर आश्रित हैं? सब किस पर निर्भर हैं? प्रकृति पर, मातृभूमि पर। अब अरुण कमल ने अपनी मातृभूमि कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा भीगते कुछ लोगों के चित्र दिए हैं। प्रथम चित्र उस मजदूर का है जिसका शरीर ढेले की तरह वर्षा के जल को सोख रहा है, अर्थात मजदूर भीगता हुआ भी अपना काम कर रहा है। यदि वो काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? दूसरा, उस नवविवाहिता का जो घर से बाहर ना निकलने के लिए विवश है, इसलिए अपने आंगन में ही बारिश का आनंद ले रही है और वर्षा उस नवोड़ा के लिए आनंददायक है। तीसरा, कौवे का, वह कहीं बैठा भीग रहा है, उसके पंख गीले हो गए, पंखों के नीचे हल्के सफेद रंग के रोए हैं, वो भी भीग गए, अतः वह भीगते रहने को विवश है। चौथा, इलायची जिसके भीतर दाने आपस में इस तरह चिपके हैं मानो प्यार के अतिरेक में गुत्थम गुत्था हो गए हों। कवि बताना चाहता है कि हे मातृरूपा, मातृभूमि, इन सभी चित्रों में तुम्हारी ही अभिव्यक्ति है, तुम्हारी ही तन्मयता है, तुम्हारा ही उल्लास और प्यार व्यक्त है। कई दिनों से भूखा प्यासा तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था चारों तरफ। आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, मुश्किल है, तब चारों तरफ क्यों इतनी भाव फैल रही है गर्म रोटी की? यहां पर गर्म रोटी कहने का तात्पर्य कि कहीं पर लोगों के पास इतनी अधिक धन संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाएं कि वो उनको मतलब उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, सही से फेंक रहे हैं, अन्न तक को व्यर्थ कर रहे हैं, अन्न की बर्बादी तक कर रहे हैं। और कहीं कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। क्या है? लगता है मेरी मां आ रही, नक्काशीदार रुमाल से ढकी तश्तरी में अखरोट, मखाने और काजू भरे। लगता है मेरी मां आ रही है हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए, क्योंकि मां ही है जो बच्चों का पालन पोषण करती है। ऐसे ही मातृभूमि ही है जो हर एक जीव जंतु को अपने आंचल में समेटे रखती है। अरुण कमल ने अपनी प्रस्तुत पंक्तियों में मातृ रूप को चिन्हित करने के लिए एक चित्र दिया है। कवि के माध्यम से भूखे प्यासे लोग कई दिनों से चारों तरफ मातृ रूपा भूमि को ढूंढ रहे हैं। ढूंढने का कारण स्पष्ट है। कवि इच्छा और यथार्थ की विषमता की विडंबना भरा चित्र अंकित करता है कि आज जब भूखे लोगों को भीख में एक मुट्ठी अनाज तक दुर्लभ है, तब चारों तरफ गर्म रोटी की इतनी भाप क्यों फैल रही है। कवि का तात्पर्य है कि एक तरफ लोग रोटी के लिए तड़प रहे हैं,
दूसरों को भूख को उत्तेजित कर रही है, लेकिन शायद अभिप्राय कवि का नहीं है। रोटियों की भाप से भूखे लोगों का अनुमान होता है। शायद माँ नक्काशीदार रुमाल से ढकी तश्तरी में खुबानी, अखरोट, काजू भरे गर्म दूध का गिलास ला रही है, क्योंकि माँ ही अपने बच्चों की भूख मिटाती है। ये सारे बच्चे तुम्हारी रसोई की चौखट पर कब से खड़े हैं माँ। धरती का रंग हरा होता है, फिर सुनहला, फिर धूसर। अब धान की खेती लगी हुई है और धान की फसल लहलहा रही है, जिसका क्या है, हरा, फिर है सुनहरा। अब धान की बालियां पक गई हैं, उसके बाद फसल पूरी तरह से पक गई है और कट गई है। छप्परों से इतना धुआं उठता है, फिर गिर जाता है, पर वहीं के वहीं हैं। घर से निकाले बच्चे तुम्हारी देहरी पर सिर टेक कर सो रहे हैं मां। कवि ने अपनी मातृभूमि कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में भूमि को मां के रूप में चित्रित किया है। जिस तरह भूख लगने पर बच्चे रसोई घर की चौखट पर जाकर खड़े हो जाते हैं भोजन पाने की प्रत्याशा में, उसी तरह भारत माता के भूखे बेटे, गरीब बेटे ना जाने कवि से इसके रसोई घर की चौखट पर खड़े इस बात के लिए प्रतीक्षा करते हैं कि धरती माँ के द्वारा अन्न दल में उन्हें भी कुछ उचित भाग मिल जाए। शायद उनके उदर की भी ज्वाला शांत हो जाए। उदर की ज्वाला का अर्थ पेट की आग। लेकिन ऐसा नहीं है। धरती पौधों से हरी है, फिर अन्न की बालियों से सुनहली, फिर उनके कट जाने पर धूसर। उसका रंग बदलता रहता है, अर्थात इसी तरह प्रत्येक वर्ष बीतता जाता है। जिनके पास अन्न होता है वे पकाते हैं, जिसका धुआं छप्परों से निकलता है, और इसी तरह क्रम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जो बेचारे बेघर हो गए हैं वे कहीं नहीं, वे मात्र ऊपर धरती की धैर्य पर भूखे ही सो गए, शायद इस उम्मीद में कि माँ हमें भोजन खिलाएगी, माँ हमारे लिए कुछ करेगी। उनकी दशा नहीं बदली। ये बच्चे कहाँ के हैं? इन स्थानों को ध्यान रखो बेटा। कालाहांडी, आंध्र प्रदेश, पलामू आदि स्थानों के किसान, धरती पुत्रों के बेटे, जिनके पिताओं ने कृषि कर्म को निरंतर करने की उपेक्षा की है। बढ़ती लागत और कम होती आय के कर्ज से ऊबकर आत्महत्या कर ली। या कवि का तात्पर्य कम उम्र वाले बच्चों से नहीं है, उसका आशय कृषि कर्म से जुड़े उन हजारों किसानों से है जो अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। मजबूरी में आकर कभी उन्हें उनकी मेहनत या उनके परिश्रम का कुछ भी नहीं मिलता है। दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी उन्हें पेट पालने तक का नहीं मिलता है, अपने परिवार तक का पालन पोषण नहीं कर सकते। ऐसी दुरावस्था में वे आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। ये बच्चे कालाहांडी के, ये आंध्र प्रदेश के किसानों के बच्चे, ये पलामू के पट्टन, नरोदा, पटिया, यतीम, अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो मां, इनके भीगे केश सवार दो अपने श्यामल हाथों से। तुम किसकी मां हो? मेरी मातृभूमि। कवि ने कहा है कि भूखे किसानों को यतीम, अनाथ और बंधुआ, यतीम, अनाथ और बंधुआ, बेचारों को यह भी नहीं पता है कि दिन रात मेहनत करने के बाद कई एकड़ की जमीन में उन्हें सिर्फ सेर, 2 सेर अनाज मिल जाएगा और कह दिया जाएगा ये सब कर्ज में हो गया, तुम जाओ मरो, कुछ करो, उन्हें कोई लेना देना नहीं। पूंजीपति, सत्ताधारी लोग। अब कवि कहना चाहते हैं कि इन्हें विपन्नता से मुक्ति का आशीर्वाद दो। यही कवि एक ज्वलंत प्रश्न उठता है। तुम किसकी मां हो मेरी मातृभूमि? स्पष्टतः वह सीधा सवाल पूछना चाहता है समाज से, व्यवस्था से, कि धरती किसकी है? उपजाते बेकार अन्न, उपजाने वाले किसानों को, या उनके द्वारा उपजाए अन्न को शोषण के बल पर हस्तगत कर मौज उड़ाने वाले अमरलता सादृश परजीवी लोगों की? प्रश्न की भंगिमा में आक्रोश है, क्रोध है, क्योंकि धरती मां की ही संतानें हम सब हैं। किसी के पास सभी सुख सुविधाएं हैं और किसी के पास निवाला तक नहीं। क्या होगा फिर? मेरे थके माथे पर हाथ फेरती तुम ही हो, मुझे प्यार से तकती मैं भींज रहा हूं।
नाच रही धरती नाचता आसमान, मेरी कील पर नाचता मैं खड़ा रहा भींजता बीचों बीच। कवि ने कहा है कि मां और मातृभूमि में तदाकारता का बोध व्यक्त किया है कि किस तरह से मां और माता समान है। अनुभव करता है कि मातृ रूपा भूमि उसे प्यार से ताक रही है, देख रही है, उसके माथे पर हाथ फेर रही है, वह भीग रहा है। उसे लगता है कि वह धरती आसमान के बीचों बीच कील की तरह खड़ा है और उसी कील पर धरती नाच रही है, आसमान भी नाच रहा है। मध्यम वर्ग की ओर यहां कवि को ऐसी प्रतीति दो कारणों से होती है। प्रथम यह कि वर्षा में मग्न धरती के स्नेह से उत्पन्न आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है। दूसरे, कवि सारी प्रकृति में लय की विराट कल्पना करता है, जिस लय के फलस्वरूप यह सारा संसार किसी विराट सत्ता के संकेत पर नृत्य करता है। चलो अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। ऐसे प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्न जो कविता का सार निचोड़कर आपके समक्ष रख देंगे। तो इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इनके उत्तरों को अपने शब्दों में भी लिखने का अभ्यास जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखते समय या किताब पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, चाहे हम गणित ही क्यों ना पढ़ रहे हों, सामाजिक विज्ञान, गणित, किसी की भी हम बात करें। जब सॉल्यूशंस हमारे सामने रहते हैं तो हमें लगता है अरे हमें तो ये आता है। लेकिन जब सिर्फ प्रश्न हमारे सामने हो, कोरा कागज हो, हम कहते जरा सा देख लें क्या होता है या नहीं होता है बेटा। इसलिए जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, आप अपने आप पर भरोसा मत करना, अभ्यास करोगे तभी खुद पर भरोसा रखना। प्रश्न है, कवि ने स्वयं को मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता कहा है। उन्होंने अपनी गति की तुलना समुद्र से की है। कवि ने ऐसी तुलना क्यों की है बताइए। देखिए, कवि ने स्वयं को मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता कहा है। उन्होंने अपनी गति की तुलना समुद्र से की है और मैं मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता तुम्हारी ओर समुद्र से दौड़ा रहा हूं। छाती के बटन खोले हाथ। कवि आर्थिक उदारीकरण के आधुनिक युग में सामाजिक विषमता के मेले में जैसे खो गया है। सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, कहीं बहुत अधिक संपन्नता, कहीं एकदम निर्धनता, कहीं अट्टालिकाएं, कहीं झोपड़ी भी नसीब नहीं। किसी के पास रोटी का, धन का, वस्त्रों का अंबार लगा है और किसी के पास तन ढकने तक को कपड़े नहीं। कैसी विषमता है ये बताया है। तो उन्होंने उस विषमता के मेले में खो गया है। मेले में खोए बच्चे को अगर उसकी जननी का अक्स भी दिखाई पड़े, जरा सी छवि भी दिखाई पड़े, तो वह इतने स्पीड में, इतनी गति से भागता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए उसकी तुलना समुद्र की गति से की है। अपनी मैया की ममती भरी आंचल के शीतल छांव में समुद्री तूफान को कोई सीमा या दिशा रुकावट नहीं डाल सकती। जैसे समुद्री तूफान जब आएगा ना, कितना भी आप कोशिश करो कि ये समुद्री तूफान की जो लहर हैं वो तट या किनारे तक ना आए, असंभव उनको रोकना। उसी तरह से यदि कोई बच्चा अपनी मां से खो जाए तो वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में किसी के रोके नहीं रुकेगा। वस्तुतः कवि के दृष्टिकोण, अब यहां लिखा है मां और शिशु का मिलन कवि द्वारा बच्चे की गति की तुलना समुद्र की गति से करके वात्सल्य की वाटिका को गौरवान्वित किया है। कवि के दृष्टिकोण, सोच और संवेदना एक स्वावलंबी, समृद्ध और समतामूलक समाज का मूर्त रूप देखना चाहता है और आशा की किरण देखते ही समुद्री वेग से अपने लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ता है। कवि वैश्विकता से उपजे घोर आर्थिक विषमता के बीच अपने को मेले में खोए बच्चे के रूप में पाता है। नीचे उद्धृत काव्य पंक्तियों का मर्म उद्घाटन कीजिए कि घर के आंगन में वो नवोड़ा भीगती नाचती, काले पंखों के नीचे कौओं के सफेद रोए तक भीगते, इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्थम गित्ता, ये सब तुम ही तो हो। देखिए, अब ये सबसे पहले दिया है कि घर के आंगन में नवोड़ा भीगती। घर की जो नवविवाहिता है, जो दुल्हन है, उनको घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यदि उनका मन भी कर रहा है कि काश मैं बारिश में भीग जाऊं, आंगन में भीग सकते हो, दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। तो प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के प्रगतिशील यथार्थवादी भावधारा के ध्वजावाहक कविवर अरुण कमल जी द्वारा रचित मातृभूमि शीर्षक कविता से ली गई हैं।
कवि ने व्यापक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए जड़ और चेतन दोनों में मातृभूमि को तस्वीर को देखा है, चाहे वो जड़ हो या चेतन, मतलब प्रकृति हो या मनुष्य। वर्षा प्रकृति का ही वरदान है जिससे पृथ्वी पर जीवन का संचार होता है, परंतु वर्षा में घर के आंगन में नवी नवेली दुल्हन भीगती है और कौओं के ऊपर पंख भीगने के बाद आवरण से ढका सफेद रोए भी। इलायची के दाने भी वर्षा की बूंदों से तृप्त होकर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। इन सभी से मातृभूमि प्रतिबिंबित होती है। कवि ने समाज में विभाजित आर्थिक विषमता को क्रमशः उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की दशा और दिशा की ओर संकेत किया है। तुम किसकी मां हो मातृभूमि? इस प्रश्न का मूल भाव आपके विचार में क्या है? कवि ने क्या पूछा है बताओ। देखो, तुम किसकी मां हो मातृभूमि के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वैश्विकता के इस आधुनिक युग में आज समाज का एक बड़ा तबका यतीम हो गया है, अनाथ है, जो औद्योगिक बंधुआ मजदूर बनने के लिए अभिशप्त है। समाज का एक तबका विकास की बाढ़ से सिंचित है तो दूसरा शोषण, उत्पीड़न और भूखमरी का शिकार है। एक तरफ खिलखिलाता हुआ संसार, दूसरी तरफ पीड़ा से विकल्पित परिवार, एक मातृभूमि। अरे कैसी विवशता है ये। बेटा, आपने ये भी देखा होगा कि घर परिवार में जब तक माता पिता जीवित रहते हैं, सभी भाई बड़े आपस में मिलकर एक घर में रहते हैं। माता पिता के गुजरते ही सबका अपना अलग अलग खिचड़ी पकने लगती है। और तो और यदि कोई सुखी संपन्न है, भाई, सगे भाई की बात कर रहे हैं, और दूसरा बेचारा परेशान है, तो वो सगा भाई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। क्या है तो फिर जब कहते ना एक कोख से जन्म लिए खून के रिश्तों तक में ये दूरियां आ जाती हैं, तो ये समाज किस तरह से रहेगा? अरुण कमल जी ने यही बताया कि हम सबको एक साथ मिलकर रहना है, ये हमारी पहचान है। मातृभूमि से पूछता है कि तुम किसकी मां हो, संपन्नता के सांड की या निर्धनता रूपी बकरा की? एक तरफ विकास की गंगा बह रही है तो दूसरी तरफ साधनहीनता का रेगिस्तान। वस्तुतः कवि कहना चाहता है कि मानवीय जीवन में हम विकास की अनगिनत सोपानों पर बढ़े, परंतु बौद्धिक छल बल के बीच मानवता पिस रही है, कराह रही है। इस काल में मातृभूमि को फैसला लेना है कि खुशियों से वह लहलहा उठे। अगला प्रश्न है, मातृभूमि शीर्षक से मैथिली शरण गुप्त की एक अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। इस कविता को हमें पढ़ना है और उसके मर्म को भी समझना है। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी बिल्कुल समान शीर्षक है मातृभूमि, वो कविता लिखी है। आइए हम उनकी कविता को पढ़ते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अरुण कमल जी की कविता और मैथिली शरण गुप्त जी की कविता में किसकी कविता अच्छी लगी, या दोनों समान है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। अब देखिए, नीला अंबर सिर पर, हरे हरे वस्त्र तन पर, सूर्य चंद्र ऐसा लग रहा है जैसे मुकुट हो, और जो सागर हैं वो रत्नाकर सागर को कहते हैं, ऐसा लगता है वो पल्लू हो। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, नदियों का प्रवाह प्रेम की तरह है और फूल तारे मंडल है। बंदी जन खग मृद शेष फन सिंहासन है, खग मृग वृंद ये सब उसके भाई बंधु हैं और शेषवन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। सच में तेरा रूप तेरी महिमा अपरंपार है, तूने सबको अपने आंचल में समेटे हुआ है। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, रज मतलब धूल, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सब बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष युद्ध जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा,
तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरसार से सनी हुई है। अब मुझे आप ये बताएं कि अभी हमने अरुण कमल जी की कविता पढ़ी मातृभूमि, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। अभी हमने देखी मैथिली शरण गुप्त जी की कविता। तो आपको कौन सी कविता दिल तक पहुंची, कौन सी कविता आपको अच्छी लगी? अरुण कमल जी, मैथिली शरण गुप्त जी? अच्छा, दोनों ही कविता मातृभूमि शीर्षक पर ही हैं, लेकिन दोनों कविताओं में काफी अंतर है। लेकिन निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि हैं तो वो मातृभूमि का बखान करती हुई, क्योंकि यहां की यदि हम बात करें तो इसमें मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन किया है, भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। और अरुण कमल जी की हम बात करें तो मातृभूमि में वहां के रहने वाले, खास तौर से मनुष्यता को बताया है कि मानवता हीन मनुष्य हो गया है, कहीं पर गरीबी, कहीं पर अमीरी, इसको बताया। तो अंतर इनमें यही है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आसमान, अंबर, गगन, आकाश। ठीक है, ओके। धरती, धरा, धरित्री, पृथ्वी, भूमि, समुद्र। रत्नाकर भी होता है, सागर भी होता है। अर्णव, अंबुपति, पेड़, तरु, वृक्ष, रूख, ममता, माता, जननी, दूध, पेय। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूं सब बहुत अच्छे से सुना है आपने। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तिका दिगंत भाग 1 आज समाप्त हो चुकी है। मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करती हूं आप सब पर कि आप हिंदी के सभी वीडियोस को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि आपके सभी मित्रों द्वारा हिंदी पहुंच सके मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के माध्यम से। प्यारे बच्चों, हम सदा हमेशा इसी तरह से जुड़े रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।